दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा का आदमखोर बाघ की। कहानी के पिछले भाग में हमने जाना था कि इमाम साहब और वायलर साहब ने अपने 5 आदमी और गांव वालों की मदद से गयड्डा के गधेरे के पास से जंगल में एक हांका लगाया था, जो कुछ कारणों से विफल हो गया था, यानी कि सफल नहीं रहा, बाघ नहीं बन पाया। और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो है उल्टा हांका लगाया जाए। तो हमने कहानी छोड़ी थी उल्टा हांका, कि उल्टा हांका क्या होता है। यहाँ तक का जो कथा सार है हम लोग पिछले वीडियो में सुन चुके हैं। इसके आगे का घटनाक्रम यानी कि 8वां भाग वो मैं सुनाने जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह इसे पसंद करेंगे और जिस तरह से इंतज़ार करते हैं आपका इंतज़ार पूरा हो रहा होगा। अब उल्टा हांका लगाने के लिए इमाम और वायलर साहब हांका लगाने वालों को पीछे की ओर उस दिशा में ले गए जिस तरफ से आदमखोर जंगल में घुसा था, तो पीछे की ओर से उस तरफ को ले गए। अब हांका लगाने वाले उस जगह पर पहुंच गए जिसके उत्तरी छोर पर पहले इमाम और वायलर साहब गोली मारने के लिए तैयार खड़े थे। हांका के पहले, इस हांके के पहले, उल्टे हांके के पहले वाले हांके पे जहाँ पे वो खड़े थे। और ये दोनों, मेरा मतलब इमाम साहब और वायलर साहब, बहुत सावधानी के साथ और अलर्ट होकर इस बार जो है गयड्डा गधेरे के पास खड़े हो गए। यानी कि कहने का तो यह है कि पहले लोगों ने गयड्डा गधेरे से जो है ऊपर उत्तरी छोर की तरफ को हांका लगाया था, अब इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। अब वो लोग उधर चले गए और ये लोग गयड्डा गधेरे पे आ गए। समझ गए होंगे ना आप लोग कि अब ये जो पोजीशन थी ये बिल्कुल उल्टी हो गई थी। जहाँ से हांका लगाना शुरू किया गया था, अब वहाँ पर ये दोनों लोग बिल्कुल तैयार खड़े थे। और जंगल के जो उत्तरी छोर में अब वहाँ से हांका लगना शुरू हो गया। यानी कि लोगों ने वो ढोल वोल पीटना, कनस्तर पीटना, शोर गुल्ला करना, हल्ला गुल्ला करना, पत्थर मारना, ये सब जो है करते हुए जो है इन लोगों ने टूवर्ड्स इमाम और वायलर साहब की तरफ इन लोग बढ़ने लगे, उस साइड से इनकी तरफ बढ़ने लगे। और जो ये आदमखोर था ये एक झाड़ी से निकला और दक्षिण दिशा की तरफ बहुत तेजी के साथ दौड़ा। यानी कि कहते हैं ना फुल गैलप, पूरी तेजी से दौड़ा। ये नरबख्शी वायलर साहब से लगभग जो है ये 200 मीटर की दूरी पे था, यानी कि इनके सामने 200 मीटर की दूरी पर दौड़ता हुआ जा रहा था। वायलर साहब ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और एक के बाद एक धाएं 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 3 गोलियां जो है बाघ पर दाग दी। और उधर इमाम साहब ने भी जो है देखा कि अरे बाघ दौड़ रहा है, तो उन्होंने भी अपनी गन उठाई और उन्होंने भी जो है धाएं धाएं 2 गोलियां चला दी। लेकिन बाघ उनके देखते ही देखते जंगल में गायब हो गया। अब ये दोनों शिकारी बड़ी तेजी से दौड़ते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां पर इन्होंने बाघ पर फायर किया था, उसके ऊपर गोलियां चलाई थी। वहाँ के एरिया का इन्होंने बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया, चारों तरफ मुआयना किया, देखा कहीं कुछ, इन्हें कहीं भी एक खून की एक बूंद तक इनको नहीं दिखाई पड़ी। अब दिखती भी कैसे, बाघ को गोली लगी नहीं थी। अब बताओ यार, आप लोग खुद सोचो, 5 गोलियां चलाई गई लेकिन सबकी सब बेकार। 3 गोलियां अपना ये वायलर साहब ने और 2 गोली इमाम साहब का, लेकिन नतीजा विफल, कोई फायदा नहीं हुआ। तो मतलब यार कैसा, मतलब किस्मत लेके कहते भी है यार, वाकई में सही बात है कि जब मौत आएगी तभी आएगी। अब इमाम और वायलर साहब बहुत तेज़ी से जो है उस दिशा की ओर बढ़ गए जिस ओर आदमखोर भागा था। अब बहुत इन्होंने ढूंढा, इन्होंने बड़ी कोशिश करी, लेकिन ये ना आदमखोर कहीं दिखाई नहीं पड़ा। उस एरिया की जो ज़मीन थी वो बहुत पथरीली थी और इस वजह से इन्हें जो है आदमखोर के पंजों के
निशान भी नहीं मिल रहे थे कि उसके पंजों के निशान को देख के आइडिया लग सके कि वो किस दिशा में गया है, किस तरफ जा रहा है, कहाँ भाग रहा है, किस तरफ, कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा था जी। अब घंटों तक जंगल में भटकने के बाद अब शाम भी ढलने लगी थी। अब इन लोगों को थोड़ा थकान भी महसूस होने लगी, तो ये लोग अपना वापस बढ़ेत आ गए और अपनी जीप से दुगड्डा में अपने कैंप में लौट के आ गए। अब यार ये तो वाकई में इन दोनों शिकारियों का बैड लक ही कहेंगे, दुर्भाग्य था कि इनके द्वारा चलाई गई पांचों जो गोलियां थी, पांचों फायर जो थे वो बेकार हो गए थे, सेंसलेस हो गए थे, यूजलेस हो गए थे। तो इतने बड़े शिकारी और गोली नहीं लगा पाए। हालांकि बाघ को सामने से देखकर इन लोगों की जो कुछ धारणाएं थी, जो विचार इनके दिमाग में अभी तक सीमित थे, वो विचार सही साबित हो गए थे। वो धारणाएं थी जो इन्होंने कुछ समय पहले नरभक्षी द्वारा जो लोग मारे गए थे या जो जो शिकार मारे गए थे, जो जानवर मारे गए थे, उनको देख करके बनाई थी, वो धारणाएं सही साबित हो रही थी। जैसे इन्होंने, इनका आइडिया था कि ये एक नर बाघ है, तो वाकई में ये एक नर बाघ था, मेल लेपर्ड था, और सामान्य बाघ की तुलना में ये बहुत बड़ा था। तोता बड़ा था, एकदम बहुत बड़ा था, कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, और अपनी युवा अवस्था को पार करके बुढ़ापे में प्रवेश कर चुका था, यानी कि अब बुढ़ा रहा था ये। जिस समय इमाम और वायलर साहब इस पर गोलियां बरसा रहे थे, तब वो अपनी पूरी स्पीड से दौड़ रहा था, फुल गैलप में था, मैंने बताया ना आपको, पूरी स्पीड से दौड़ रहा था। और दोस्तों वैसे भी किसी क्या बोलते हैं यार, ये गतिमान वस्तु, कोई चीज़ अगर गतिमान अवस्था में है तो उस पर निशाना लगाना मुश्किल तो होता ही है, पर यहाँ तो बाघ था और वो भी जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना तेज भागा होगा, उसकी क्या स्पीड रही होगी। और वैसे भी हमारे पहाड़ों में कहते हैं हमारे पलक झपकने तक एक बाघ 7 गांव पार कर जाता है, ये पहाड़ों में कहावत है उसकी स्पीड के लिए। इधर वायलर साहब सोच रहे थे कि अगर वो अपने साथ अमेरिका से अपनी टेलीस्कोपिक राइफल लाए होते तो शायद वो अच्छा निशाना लगा सकते थे। लेकिन जो इमाम साहब के जो वो प्रतिनिधि थे अमेरिका में बैठे हुए थे, जो उन्होंने इनको राइफ़ल ले जाने से मना कर दिया था और उनको समझा दिया था कि ऐसा है सर, आप अपनी राइफ़ल यहाँ से कुछ मत लेके जाइए, क्योंकि सारे सामान की, राइफ़ल की, फायर की, गोलियों की, बुलेट्स वगैरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी इमाम साहब इंडिया में कर लेंगे। अब जब वो इंडिया आए तब उन्हें मालूम पड़ा कि इमाम साहब के पास राइफ़लें तो बहुत हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक राइफल एक भी नहीं है। टेलीस्कोप लगी हुई होती है, उससे टेलीस्कोप लगा होता है, उससे वो फायर करने में इजी रहता है। पिक्चर में बहुत देखने के लिए मिलती है, स्नाइपर शूटर जिसको यूज़ करते हैं। दोस्तों करीब 1 हफ्ते के बाद शाम का समय था और तब इन लोगों के पास खबर पहुंची कि आदमखोर ने हैवल नदी के पास जो कटरा बांधा गया था, उस कटरे को भी मार दिया है, यानी कि बाघ ने उस कटरे को भी मार दिया है। आदमखोर कटरे को मारकर उसे झाड़ियों में खींच कर ले गया था और उसे वहीं पर झाड़ियों में रख के खा रहा था, यानी कि उसे खाने में व्यस्त था, अब निश्चिंतता से लगा हुआ था। लेकिन तभी एक अकस्मात घटना घट गई। हुआ ये कि एक बुजुर्ग आदमी अपनी गाय के साथ वहाँ से निकला। ये बुजुर्ग आदमी अपनी गाय को जंगल से चराकर अपने गांव की ओर ले जा रहा था। आगे आगे गाय चल रही थी और उसके पीछे पीछे वो बुजुर्ग व्यक्ति थे। अब गाय और उन बुजुर्गों की जो आहट थी उसको सुनकर आदमखोर के कान एकदम खड़े हो गए, उसका ध्यान भंग हो गया और जो शिकार खा रहा था उस टाइम उसका ध्यान उससे हट गया। अब उसे ये लगने लगा कि ये गाय और ये बुजुर्ग व्यक्ति उसको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए आए हुए हैं, हो सकता है उसका शिकार छीनने के लिए आए हैं या क्या, जो भी हैं। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि बाघ जब अपना शिकार खा रहा हो और ऐसे में कोई उसे डिस्टर्ब कर दे तो वो कितना गुस्से में आ जाता है और कितना हमलावर हो जाता है। और जो भी आगंतुक हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे पशु पक्षी जो भी हो, वो उस पर हमला कर ही देता है। यहाँ पर भी यही हुआ, बाघ गुस्से में आ गया
और गुर्राते में झाड़ियों से निकलकर गाय पर टूट पड़ा। उसने गाय के गले में अपने दांत गड़ा दिए थे। गाय को उसने ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दिया। सोचो यार, अगर गाय पीछे की ओर होती और बुजुर्ग आगे चल रहे होते तो बाघ तो यार बुजुर्ग पर आक्रमण कर देता, और जो दांत उसने गाय की गर्दन में लगाए थे वो उन बुजुर्ग वार जो थे उनके उनके गले में होते, यानी कि एक इंसान की और हत्या हो जाती। इस बुजुर्ग आदमी ने जैसे ही बाघ को देखा कि उसकी गाय के ऊपर झपट रहा है, तो वो अपनी सारी ताकत लगाकर गिरता पड़ता किसी तरह से अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ा। और गांव पहुंचकर उसने हाँफते हुए अपने जो गांव के और लोग थे उनको इस पूरी घटना के बारे में बताया, इस पूरी घटना को सुनाया कि यार ऐसा ऐसा हुआ, वहाँ पे बाघ था, उसने मेरी गाय को मार दी है, मैं तो किसी तरह से बच के आ गया हूँ। अब साहब ये सारी खबर सुन करके वो जो गांव वाले थे, जब उनको ये पता चला कि उनके आसपास एक आदमखोर बाघ मौजूद है, तो पूरे गांव का क्या हाल हुआ होगा। पूरा गांव डर और घबराहट के मारे परेशान हो गया, और जितने ग्रामीण थे वो बेचारे सब अपने अपने घरों के अंदर पैक्ड हो गए। उन्होंने कहा भैया चलो घर के अंदर, सब बंद करो। अब इस गांव में नरभक्षी के आतंक के कारण ये समझ लिए कि एक तरह का अघोषित कर्फ्यू सा माहौल पैदा हो गया था। एक अघोषित कर्फ्यू हो गया था, ये कोई सरकार ने घोषणा नहीं करी थी। अगले दिन इस बात की सूचना जो है इमाम और वायलर साहब तक पहुंची। अब ये लोग तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे, स्वाभाविक है, जिस काम के लिए आए थे वही करना था। वहाँ पहुंचकर इन्होंने देखा कि गाय को मारने के बाद आदमखोर ने उसे खाया नहीं था। गाय को मार दिया था लेकिन खाया नहीं था, बल्कि इसको मारने के बाद तो दोबारा से झाड़ी में वापस गया था, और वहाँ जाकर उसने पहले से जो अपना वो शिकार किया था, यानी वो कटरा, उस कटरे को खाया। अब इन दोनों शिकारियों ने फिर से जंगल में हांका लगवाया, लेकिन ये हांका भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि कटरे को खाने के बाद नरभक्षी यहाँ से कहीं दूर निकल गया था। अगर वहीं कहीं जंगल में छुपा होता तो ये हांका और ये शोर शराबा हल्ला गुल्ला सुनकर वो जरूर अपनी जगह से बाहर निकलता, लेकिन उसने ये इलाका छोड़ दिया था, क्योंकि भरपेट अपना कटरे को खा लिया था। उसके बाद उसने कहा अब यहाँ से निकल लो। मैंने बताया ना, नरभक्षी तेंदुआ बहुत चालाक होता है, बहुत तेज होता है, एक टाइगर से ज़्यादा शातिर हो जाता है एक लेपर्ड। वायलर साहब की बड़ी इच्छा थी कि वो उस रात मचान बनाकर इस कटरे के ऊपर घात लगा के बैठे और उस आदमखोर का इंतज़ार करें, और जैसे ही वो आए तो उसे गोली मार दें। लेकिन रात में आदमखोर के शिकार का परमिट ना होने के कारण उन्हें अपनी इस जो इच्छा थी इसको दबा कर रखना पड़ा, क्योंकि उस टाइम का जो 1972 का जो लॉ था उस पर रात पे आप शिकार नहीं कर सकते थे। अगले दिन ये दोनों लोग फिर उस स्थान में पहुँचे, यानी कि वहीं जहाँ कटरा मरा हुआ था, उसकी जहाँ पहले दिन बॉडी छोड़ के आए थे। तो वहाँ जाके इन्हें पता चला कि रात के समय किसी वक्त आदमखोर वापस आया था, और जो कटरे की आधी बची हुई बॉडी थी उसको भी पूरा खा करके समाप्त कर दिया था, यानी कि अब अच्छी तरह से कटरे को निपटा दिया था। अब वायलर साहब का जो था सब्र का जो बांध था वो एकदम टूट गया। अब झुंझला गया, एकदम खुन्नस में आ गए, और बड़ी खुन्नस के साथ इमाम साहब से बोले, मिस्टर इमाम, हम लोग नरभक्षी बाघ को मारने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी सामान्य पशु भक्षी बाघ को नहीं मारने के लिए आए हैं। और मैं जानता हूँ कि भारत में आदमखोर जो बाघ होता है ये दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे चालाक पशु होता है, यानी कि लेपर्ड, इंडिया का जो लेपर्ड होता है। यदि हम लोग इस नरभक्षी को मारने की कोशिश केवल दिन में ही करेंगे तो हम लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे, हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है और बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब इमाम साहब डिपार्टमेंट से बात करें और रात में शिकार करने का परमिट लेने की कोशिश करें, क्योंकि बिना रात के परमिट के इस मैन ईटर का
शिकार करना, इसको मारना बहुत मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, ये मान के चलिए कि असंभव होगा। और जब तक ये मरेगा नहीं, ये पता नहीं कितने लोगों को मार चुका होगा। तो जैसे भी हो, आप इसको मारने के लिए रात के परमिट का इंतजाम कीजिए। वैसे भी यार, वायलर साहब जो विदेश से आए थे खासकर इस बाघ को मारने के लिए, उनका गुस्सा होना जायज ही था। वो सिर्फ यार कि सिर्फ दिन में ही आदमखोर को मारने का परमिट है। वो तो एक रात, मतलब पिछली रात ही मचान बनाकर बैठने की सोच रहे थे, लेकिन सरकारी परमिट ना होने के कारण विवश हो गए थे। ऐसे में उनका झुंझुलाना और गुस्सा होना, मतलब इरिटेट होना, ये स्वाभाविक ही था, बनता था यार। इतना पैसा खर्च करके वहाँ से यहाँ आए हुए हैं और यहाँ पे आके कंडीशन लगी हुई है। अगर वो इस बात को जानते थे कि अगर यार वो रात में मचान में बैठ गए होते तो ये मैन ईटर अभी तक मारा जा चुका होता, क्योंकि वो तो रात में आता, शिकार कर रहा हो, अपने खा रहा होता, ये उसे मार देते। उधर इमाम साहब का भी कुछ ऐसा ही सोचना था कि अपने इस शिकार अभियान को केवल दिन के समय सीमित रखकर वो नरभक्षी को नहीं मार सकते, उसको मारने में सफल नहीं हो सकते हैं। और उन्होंने फिर वायलर साहब को थोड़ा आश्वस्त किया, थोड़ा उसको समझाया, आश्वासन दिया कि वो अब यहाँ से कैंप में लौटते ही डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि उनको रात के शिकार के लिए परमिट जारी कर दिया जाए। और प्रदेश के जो मुख्य वन्य जंतु प्रतिपालक हैं वो सिचुएशन की गंभीरता को समझें और रात में शिकार करने की परमिशन दे दें। और इमाम साहब ने दुगड्डा लौटते ही आदमखोर के शिकार के जो रात्रि परमिट है, इसके लिए विभाग को एक एप्लीकेशन तुरंत भेज दी कि बहुत ज़रूरी हो गया था। दोस्तों, 24 मई 1977 की रात को तिमली के जंगल में जो उत्तरी छोर में एक कटरा बांधा था, उसे बाघ ने मार दिया। उस रात इनका सुपरवाइजर गंभीर सिंह, वो भी तिमली गांव में ही था। कटरा निरीक्षक ने 25 तारीख की सुबह गंभीर सिंह को कटरे के मारे जाने की सूचना दी। गंभीर सिंह उसके साथ कटरे को देखने के लिए गया। उसने देखा कि कटरे के गले पे एक साबुत और 3 टूटे हुए कैनाइन दांतों के निशान थे। गंभीर सिंह तुरंत समझ गया कि कटरे को होना हुई तो आदमखोर नहीं मारा हुआ है भाई, इसके तो ये एक साबुत दांत है और 3 जो हैं टूटे हुए दांत हैं, ये तो 100% मैन ईटर का शिकार है। गंभीर सिंह ने तुरंत कटरा निरीक्षक को, इमाम साहब को और वायलर साहब को इसकी सूचना देने के लिए बड़ेत की ओर दौड़ा दिया कि बेटा तुम दौड़ के जाओ, बड़ेत पहुंचो और इमाम साहब और वायलर साहब को इसके बारे में बताओ कि कटरे को मार दिया आदमखोर ने। कटरे की मरी की खबर पाकर ये दोनों लोग तिमली पहुंचे। इमाम और वायलर साहब ने देखा कि बाघ ने कटरे को मारकर उसकी जो गले में जो रस्सी बंधी हुई थी, जिससे उसे बांधा गया था, उस रस्सी को तोड़ दिया था और उसे घसीटकर करीब 200 मीटर दूर जंगल के उत्तर की छोर में, उत्तर दिशा की छोर में जो झाड़ियाँ थी वहाँ ले गया था। और वहाँ ज़मीन पर भी जो है कटरे के घसीटे जाने के निशान बने हुए थे जो साफ साफ दिख रहे थे। आदमखोर ने कटरे का मांस उसकी पीठ की ओर से काफ़ी मात्रा में खाया हुआ था, अच्छी खासी डाइट ली हुई थी पीठ की ओर से। आदमखोर के पंजों के निशानों को देखकर ये अनुमान लगाया कि आदमखोर कटरे को खाने के बाद उत्तर की ओर गया है। कटरे की बॉडी से लगभग 30 मीटर उत्तर तक आदमखोर के पंजों के निशान मिले, लेकिन उसके आगे की ज़मीन पथरीली होने के कारण इन्हें निशान दिखाई देने बंद हो गए। जहाँ पे तक नर्म ज़मीन थी, नमी वहाँ पे तक तो इनको दिख रहे थे, उसके बाद फिर पथरीली ज़मीन हो गई तो निशान दिखने बंद हो गए। तो समझ में नहीं आया कि बाघ किधर गया। कटरे की बॉडी के पास में कोई ऐसा पेड़ भी नहीं था जिस पर मचान बांधा जा सके।
तो कटरे की बॉडी से, जहाँ पे उसकी लाश थी, उससे लगभग 20 मीटर उत्तर की ओर एक साल का पेड़ था, जिसकी 2 डालों के बीच एक मचान बनाया गया और एक बकरी को पेड़ के नीचे बांध दिया गया। इस जगह पर जंगल ने एक थोड़ा सा तंग घाटी का सा हो गई थी, मतलब ये समझिए कि एक तंग घाटी बन गई थी। उस जगह पे जंगल जो था एक तंग घाटी के रूप में परिवर्तित हो गया था। समझ जाइएगा आप मत कैसा होता है। अगर आदमखोर कटरे की लाश को खाने के लिए दोबारा अगर आता है तो उसे उसी रास्ते से लौटना पड़ता जिस रास्ते से होकर वो गया था, क्योंकि तंग घाटी हो गई थी, वहाँ पे वैली तंग हो गई थी। तो उसे इस साल के पेड़ के पास से ही गुजरना पड़ता जिस पर मचान बना था। शाम होने से काफ़ी पहले ही वायलर साहब अपनी राइफल लेकर मचान पर बैठ गए। वो अपना तैयार होकर बैठ गए। इमाम साहब और उनके जो कर्मचारी थे वो वापस तिमली चले गए, मतलब जो गांव था तिमली गांव, वहाँ वापस चले गए। अब जैसे ही सूरज पहाड़ी के पीछे छुपा और थोड़ा डार्क होने लगा, यानी कि अंधेरा बढ़ने लगा, तभी अचानक वायलर साहब ने जंगल के उत्तरी छोर से किसी एक लंगूर की जो है अलर्ट कॉल सुनी। इस प्रकार की अलर्ट कॉल लंगूर किसी टाइगर या लेपर्ड पे जब उसकी नज़र पड़ती है तो तभी करता है। वो बड़ी स्ट्रेस भरी हुई होती है। वायलर साहब समझ गए कि आदमखोर जंगल के उत्तरी छोर पर आ पहुंचा है और अब वो धीरे धीरे इनकी ओर आ रहा है। अब अंधेरा अधिक होने के कारण जंगल में जो चिड़ियाएँ थी और जो और पक्षी वगैरह थे, जो उनकी चहचहाट थी, वो सब भी बंद हो गई थी। वायलर साहब भी एकदम सतर्क होकर के, अपना अलर्ट होकर के, बड़े सावधान होकर के पत्तों के बीच में छुपे हुए बैठे हुए थे, यानी कि उस मचान में पत्तों के बीच में छुपे हुए बैठे हुए थे। एक कॉल आ रही, डिक्लेन कर दो। लंगूर के बोलने के करीब 20 से 25 मिनट बाद वायलर साहब को बाघ की आवाज़ फिर सुनाई पड़ी और ये आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी, मतलब हर बार पहले से तेज होती जा रही थी। वायलर साहब समझ गए कि बाघ अब बकरी की दिशा में आ रहा है, यानी कि अब इनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने अपने आइडिया से अपनी राइफल की नाल को उस दिशा की तरफ घुमा दिया जिस दिशा से बाघ के आने की संभावना हो रही थी। वायलर साहब ये कल्पना कर रहे थे कि आदमखोर जैसे ही बकरी के नज़दीक आकर उसे मारने की कोशिश करेगा तो बकरी के गले में जो घंटी बंधी हुई है वो टनटना उठेगी और उसी क्षण वो अपनी राइफल पर लगी सर्च लाइट को ऑन कर देंगे और आदमखोर को निशाना साध कर गोली मार देंगे। विचार तो बहुत बढ़िया था। जैसी सर्च लाइट की रेंज में आता, धाएँ गोली चल जाती, मारा जाता। वायलर साहब को फिर एक बार बाप की गुर्राहट सुनाई पड़ी। इस बार जो ये आवाज़ थी ये करीब उनसे 60 फीट की दूरी से आई थी, यानी कि बहुत नज़दीक से आई थी। और जो बकरी थी वो इनसे मात्र 20 फुट की दूरी पर बंधी थी। वायलर साहब अब पूरी तरह से सतर्क हो गए थे, मतलब पूरा फुल अपना टेंशन में आ गए थे, एकदम अलर्ट हो गए थे। और जिस अवसर मौके की, जिस अवसर की वो तलाश थी वो भी आ गया था। इस मौके के लिए तो वो हजारों मील की दूरी तय करके अमेरिका से भारत आए थे और इस भीड़ और ये भयानक जंगलों में रोज़ खाक छान रहे थे। वायलर साहब के दिल की धड़कनें धक 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 बढ़ गई थी और अपने पूरे शरीर पे उन्हें एक रोमांचकारी, जो एक होती है ना अजीब रोमांचकारी सिहरन सी, वो होने लगी थी। वो पूरी तरह अलर्ट होकर जंगल के सन्नाटे में बाघ की तरफ से होने वाली हर आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे थे कि यार बस आए और अब मैं इसको शूट करूं, बस फुल, मतलब अब बचने का कोई चांस ही नहीं बाघ के जी। लेकिन तभी अचानक उन्हें अपनी पीठ की ओर से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी।
ये आवाज़ उनके नज़दीक आती जा रही थी। और जब ध्यान से इन्होंने उस आवाज़ को सुना तो वो दो लोगों के बातचीत करने की आवाज़ थी। हो गई पड़ी लकड़ी। कोई दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए इनकी तरफ आ रहे थे। वायलर साहब की सारी उम्मीदों में पानी फिर गया दोस्तों। क्या हालत हुई होगी उनकी, कितना इरिटेट हुए होंगे। जो लोग बातें करते हुए आ रहे थे उनकी आवाज़ें सुन कर के बाघ भी चौकन्ना हो गया था और खतरा भांप कर वो तुरंत वहाँ से भाग निकला था। उसने कहा यहाँ निकल लो, यहाँ कुछ खतरा है, ये मामला कुछ जैसा दिखाई पड़ रहा है ऐसा है नहीं। तो वो अपना वहाँ से भाग निकला। वायलर साहब ने पीछे की तरफ अपनी गर्दन घुमाई और देखा तो दो व्यक्ति टॉर्च की रोशनी में इनके मचान की तरफ आ रहे थे। यार क्या पोजीशन हुई होगी वायलर साहब की उस टाइम। जो मैं समझ रहा हूँ मेरे ख्याल से वही आप लोग भी समझ रहे होंगे कि कितनी इरिटेट हुए होंगे, कितनी झुंझुला गए होंगे, कितना सामने आया तो उठा के झापड़ मार दे कान के नीचे, ऐसा दिल कर रहा होगा। पूरी तरह से झुंझुलाए हुए थे। बहुत खिन्न, क्या बोलना चाहिए यार, खिन्न हो गए थे। यार होना ही था यार, आदमखोर को मारने का इतना बढ़िया मौका उनके हाथ में था जो हाथ से निकल गया। और कुछ मिनटों में वो दो व्यक्ति इनके मचान के नीचे भी आ गए। अब जब वो नीचे आ गए तो वायलर साहब ने पहचान लिया इन्हें। ये इमाम साहब और उनके साथ में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, यानी कि एक डिपार्टमेंट का एक वन्य जंतु रक्षक था। इस वन्य जंतु रक्षक को, यानी कि क्या फॉरेस्टर को, उसके विभाग ने, उसके डिपार्टमेंट ने इन लोगों के अभियान पर नज़र रखने के लिए अपॉइंट किया था। किसकी ड्यूटी थी कि इन लोगों पे नज़र रखना भाई तू। उसने वायलर साहब को बोला कि मिस्टर वायलर, आपका परमिट आपको रात में शिकार करने की परमिशन नहीं देता है, आप केवल दिन में शिकार कर सकते हैं। इसलिए आप अभी इसी टाइम मचान से नीचे उतर आएं और वापस अपने कैंप की ओर चले जाएं। निराश और परेशान और खिन्न झुंझुलाए हुए वायलर साहब नीचे पेड़ से उतर के आए। उन्होंने इमाम साहब को बताया कि यार अगर तुम लोग कुछ मिनट और रुक जाते, थोड़ा देर कर देते, तो उस आदमखोर को ये मार देते, क्योंकि वो बकरी की तरफ आ गया था और आप लोगों की आवाज़ और टॉर्च की रोशनी को देखकर वो भाग गया। अगर तुम 5 मिनट भी देर में आते तो बाघ मार दिया होता। आप समझ सकते हो यार वायलर साहब की कैसी मनोस्थिति हो रही होगी। मेरे ख्याल से ऐसा उनको लग रहा होगा जैसे मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और मैं पानी मांगूं और कोई आदमी पानी लेकर के आए, मेरे होंठों तक पानी लाए, फिर मेरे सामने से दूर हटा दे, तो क्या पोजीशन होगी। खैर चलिए, इसके बाद इमाम साहब, वायलर साहब और वन्य जंतु रक्षक, ये तीनों लोग बकरी को लेकर वापस तिमली गांव की ओर चले गए। यार अब एक चीज़ और सोचो यार, यहाँ पे बड़ी जोरदार बात है यार। अब आप इमाम साहब और वायलर साहब की क्या हालत हुई होगी जब 26 मई की शाम को दुगड्डा कैंप पहुंचकर जब इन्हें पता चला कि इन्हें पिछले दिन ही, यानी कि मतलब पिछली रात, यानी कि 25 मई को ही रात में शिकार करने का परमिट मिल चुका था। जिस टाइम ये बाघ को मारने के लिए बैठे थे इनके पास परमिट था, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि ये लोग तिमली में थे। अगर किसी तरह से कोई व्यवस्था करके इन तक मैसेज पहुंचा दिया जाता तो पिछली शाम को ही वायरल साहब बाघ का शिकार कर चुके होते यार। खैर वो कहावत तो हम सब ने सुनी है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो यार बाघ की तो किस्मत बुलंद थी, वो बच गया। अब यार इसके अगले कुछ दिनों बाद इनके 2 कटरे जो पुराणकोट और रिठुड़ के जंगलों में बांधे गए थे,
उन्हें भी बाघ ने मार दिया। लेकिन ये मार आदमखोर ने नहीं बल्कि जंगल में मौजूद किसी दूसरे बाघों में से किसी के द्वारा की गई थी। इसका पता जो है वो कटरों के गले में जो गर्दन में जो कैनाइन दांतों थे उनको देख के पता चल रहा था, क्योंकि जो दोनों कटरे थे इनके गलों में चारों कैनाइन दांतों के निशान मौजूद थे। तो वहाँ पे ना हाका लगाने की ज़रूरत थी ना कोई मचान बनाने की ज़रूरत थी, क्योंकि मैन ईटर ने नहीं मारा था, एक सामान्य जंगल में एक सामान्य पशु बाघ ने जो है उनको मारा था। 6 जून 1977 का दिन था और करीब 10 बजे इमाम और वायलर साहब को तिमली के जो कटरा निरीक्षक थे उसने खबर दी कि नौवाड़ी और तिमली के बीच जंगल में बांधे गए कटरे में एक मरी हो गई है। अब मरी हो गई है का क्या मतलब होता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये लोग तुरंत अपने कर्मचारियों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। ये मार जो है आदमखोर बाघ ने ही की थी, क्योंकि इस कटरे के गले में एक साबुत और 3 टूटे हुए कैनाइन दांतों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। अब इन लोगों ने आगे की कार्रवाई करते हुए कटरे की लाश के पास एक पेड़ पर मचान बना लिया और शाम होने से कुछ पहले ही वायलर साहब मचान पर बैठ गए और इमाम साहब का एक हेल्पर संजलू इस मचान से कुछ दूरी पर एक दूसरे पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों के पास में टॉर्च लगी हुई राइफलें थी, ऑब्वियसली शिकारी हैं तो राइफलें होंगी। अब इंतज़ार था आदमखोर बाघ के आने का। धीरे धीरे शाम ढल गई, अंधेरा बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद एक बाघ की जो है गर्जना पहाड़ों पर गूंजी। वायलर साहब और संजरू इन दोनों ने भी आवाज़ को सुना। वायलर साहब ने अंदाज़ा लगाया कि ये आवाज़ उनसे करीब 300 मीटर की दूरी से आई थी। कुछ देर बाद बाघ की आवाज़ दोबारा से सुनाई पड़ी। इस बार ये आवाज़ कुछ ज़्यादा दूर से आती हुई सुनाई पड़ी, यानी कि पहले 300 आई थी तो अब लगा था कि 350 या 400 मीटर दूर हो गई है। तो इसका मतलब ये निकलता था कि बाघ कटरे की ओर नहीं आ रहा है बल्कि दूर जा रहा है, उससे अलग जा रहा है। लगभग आधे घंटे के बाद इन्हें फिर से बाघ की गर्जना सुनाई पड़ी। इस बार ये आवाज़ जो है हैवल नदी की ओर से आई थी। अब वायलर साहब और संजलू ये दोनों समझ गए कि बाघ हैवल नदी के किनारे के जो जंगल है वहाँ चला गया है। अब क्या करें? वायलर साहब और संजलू दोनों सारी रात इस उम्मीद में वहीं बैठे रहे कि हो सकता है कि बाघ लौट आए तो मौका मिल जाए, हो सकता है उसको मारने का एक चांस बन जाए, तो यही इंतज़ार किया जाए। लेकिन बाघ लौट कर नहीं आया। संभावना कुछ ऐसी थी कि दिन भर बाघ जो है पहाड़ में से जंगल में से किसी ऐसी जगह में छुपा हुआ इन लोगों की सारी गतिविधियों पर नज़र रखे हुए था, यानी इन लोगों को देख रहा था। और उसने वायलर साहब को और संजलू को दोनों को पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया था और वो समझ गया था कि अब उसका अपने शिकार के पास लौटना सेफ नहीं है उसके लिए। तो इस कटरे की लाश को छोड़ देने में ही उसकी अपनी सुरक्षा है, यानी कि उसकी भलाई है, और वो यहाँ से दूर निकल गया। मैंने बताया ना कि आदमखोर तेंदुआ बहुत चालाक हो जाता है साहब, बहुत चालाक, बहुत तेज़ दिमाग। अब वायलर साहब का ये प्रयास भी असफल हो गया। सच में यार कितना चालाक और शातिर होता है एक बाघ। आदमखोर होने के बाद तो वो क्या कहूँ, मैंने इतनी कहानियाँ आदमखोर की सुन ली हैं, सुना ली है, पढ़ ली हैं कि मैं ताजुब करता हूँ यार। दोस्तों, उत्तरांचल डायरीज आपका अपना ही चैनल है और आप सभी से विनती करता हूँ कि यदि आपके
क्षेत्र में भी कभी किसी बाघ या गुलदार ने आतंक मचाया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसकी पूरी जानकारी एकत्र करूँगा और फिर वो सब लोगों के सामने लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, ये जो दुगड्डा के आदमखोर की कहानी चल रही है, ये बहुत बड़ी है यार। ये बहुत लंबी कहानी है। इस बाघ को बड़ी मुश्किल से इससे निपटा गया और मैं ये नहीं बता सकता कि इसके कुल कितने एपिसोड बनेंगे, लेकिन इतना भरोसा मैं आपको ज़रूर देता हूँ कि हर एपिसोड बहुत ही रोमांचित रहेगा। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको मेरा अभिनंदन। प्लीज़ स्वीकार करें और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दें। दोस्तों, हो सके तो लाइक व कमेंट के साथ साथ चैनल को शेयर भी कर दें। शेयर करने से आप एक मजबूत माध्यम बन जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग चैनल बन जाएंगे मेरे लिए इस उत्तरांचल डायरीज़ के प्रचार और प्रसार के लिए। तो आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात और बोलना चाहता हूँ कि नीचे एक थैंक यू का ऑप्शन है। यदि आप चाहें तो उसे टच करके जो भी राशि आपको ठीक लगे वो ज़रूर डोनेट करें, जिससे मैं अधिक से अधिक जानकारी आपके पास उपलब्ध करा सकूं, आप लोगों के सामने ऐसी ऐसी कहानियां ला सकूं जो कोई दूसरे जगह से आप लोगों को सुनने के लिए ना मिली हो। और मैं ये भी जानता हूं कि शायद दुगड्डा के आदमखोर की कहानी किसी और ने, पता नहीं, मैं तो नहीं समझता हूं किसी ने सुनाई होगी। खैर, जो भी है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जल्दी ही मिलता हूं आप सबसे इस कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों परमिशन दीजिए। बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।